सद्दाम हुसैन कहते हैं कि मैं उसी कमरे में ही बैठा हुआ था, रोंगटे मेरे पूरे वजूद पे खड़े हो चुके थे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, धक 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 धक, और पूरा वजूद मेरा खौफ के मारे कांप रहा था। मेरे दिल से एक आवाज़ आई थी, जो भी आके बैठा है कुर्सी में, इस अंदाज में बैठा है, टांगे उसकी टेबल पे हैं, कुर्सी से टेक लगा के बैठा है और टेबल बजा के कह रहा है, तू इतना बहादुर है कि तू अभी तक बैठा है, तुझे डर नहीं लगा? तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें बंद की और अपने अल्लाह को याद किया और मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है। और जो मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था, इस शख्स जिसका नाम मज़हर मलिक है, इसका अकीदा भी यही है, ये भी इसी तरह करता है और ये कहता है कि डरना नहीं चाहिए इस मखलूक से, अगर डरना है तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए और किसी से भी नहीं। क्योंकि आप उस वक्त प्रोग्राम में बोलते थे, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए, सिर्फ आपसे इशारा मांगने के लिए आए हैं। और ये अभी कुछ देर पहले ये मैंने प्रोग्राम में आपके जुमले सुने थे मज़हर भाई, तो तभी मैंने आंखें बंद की और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि या अल्लाह, सबसे बड़ी तेरी ज़ात, मैं तेरे अलावा किसी से नहीं डरता, मैं एक इंसान हूँ और इस कमरे में एक ना नज़र आने वाली मखलूक जिनको जिन्नात कहा जाता है वो भी मौजूद है, तो मेरे अंदर एक खौफ पैदा होना नेचुरल सी बात है। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, या अल्लाह मैं तेरी मदद मांगता हूँ। और मैंने उसी वक्त कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कमरे में उसके बाद क्या हरकत हुई, मुझे नहीं पता कमरे में कौन सी चीज़ हिली, कौन सी चीज़ गिरी, क्या वो उठा, क्या वो खिड़की हिली, क्या वो अपनी कुर्सी से दोबारा से उठा, जिस टेबल पे क्या वो टांगे रख के बैठा था उसी टेबल से खड़ा हुआ। मैंने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, मेरी तवज्जो एक चीज़ पे थी, अल्लाह। और मैं इस तरह यूं लगता था जो मेरे शहरक के भी करीब है, मैं उससे हम कलाम हूँ, मैं उसकी आयात पढ़ रहा था और अपने अल्लाह को मुसलसल इस अंदाज में याद कर रहा था जैसे अल्लाह मेरी बातें सुन रहा हो। और मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और वाकई मेरे अंदर से मज़हर भाई खौफ ख़त्म होता गया, इतना खौफ ख़त्म हो गया कि जागते जागते उसी तरह बैठे बैठे फजर की अजानें होना शुरू हो गई। अब फजर की जब अजानें थी तो उसके बाद ईद का दिन शुरू हो चुका था, ईद थी, तो मैंने वहां पे पानी गर्म किया, नहाया और उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला गया। उसके बाद लड़कों की मुझे कॉल आई कि आप कहाँ चले गए, हमने आपके लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, जब ऊपर गए हैं तो ऊपर तो ताला लगा हुआ था, तो आपने नाश्ता भी नहीं किया, चले गए। तो मैंने कहा नहीं यार, बस वो घर जाना था तो मैं चला गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने बात उनको वो बताई थी और जो मेरे से बड़ा मुंशी था उसको भी मैंने बात बताई थी सारी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और लड़कों को भी बताया। तो उन्होंने कहा, आपको किसने कहा था इस कमरे में सोने को? जो यहाँ का सीनियर था मुंशी, वो मुझसे बोला, भाई तुझे नहीं पता ये कमरा बहुत भारी है, यहाँ पे आज तक कोई भी नहीं रुका, इस कमरे में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तेरी सोच से भी ज़्यादा। शाम होते ही ये कमरा खाली हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं होता, इस कमरे में होता है, लेकिन तेरी हिम्मत है कि तू लेटा रहा और इतना कुछ होने के बावजूद तू भागा नहीं। तो मैंने उसे कहा, नहीं, जो कुछ भी हुआ मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके बाद मैं भागा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सच है, उसके बाद कभी भी मैं उस कमरे के अंदर दोबारा सोने के लिए नहीं गया। कमरे के अंदर कई दफ़ा जाना हुआ और जब भी मैं कमरे में जाता था दिन की रोशनी में, तो मैं खड़े होके उसी कुर्सी को देखता था, यहाँ पे था कोई बैठा हुआ, कैसा होगा, उसने मुझे अपना आप नहीं दिखाया था, महसूस अपना आप क्लियर कराया था। उसी दरवाजे को खड़े होके देखता कैसे उसने जोर से उसको लात मारी थी, टक 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 जूते की आवाज आई थी, छत के ऊपर कोई कूदा था। वो सब मंजर मुझे याद आते और दिन की रोशनी में खड़ा होकर मैं उसको देखता और एंजॉय करता। 2019 के एंड पे एक वबा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी थी, एक ऐसी वबा जिसने सबको अपने घरों में कैद कर दिया था कि अब घरों से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो घर से बाहर निकलने पे किसी एक शख्स को भी लग जाए तो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है, कोरोना। तो उसकी वजह से वो जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। और उसके बंद होने के बाद इस्लामाबाद में एक सरकारी इदारा है, उन्होंने कहा, अब नाम आपको जो बेहतर लगे। नहीं, जो सरकारी इदारे होते हैं उनका नाम नहीं बताया जाता। आपने मुझे अच्छा किया, बता दिया, ताकि मुझे वो पता है। आप लोग भी जब कहानी भेजें मुझे बता ज़रूर दिया करें, लेकिन मुझे जब लगता है कि ये नहीं बताना चाहिए तो मैं नहीं बताता। तो वहाँ पे एक सरकारी
कॉलोनी है जिसकी वीडियो मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे उन्होंने जाके नौकरी की और वो कहते हैं मैं वहां पे जॉब के लिए चला गया और वहां पे मेरी जॉब हो गई। और 2019 से लेके आज 2025 तक सदाम वहीं पे नौकरी कर रहे हैं और उसी की उन्होंने मुझसे वीडियो बना के शेयर की है, जो स्टोरी के एंड में मैंने शुरू में आपसे कहा आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहते हैं मैं जब यहां पे आ गया तो यहां पे पता लगा कि एक डैम बनने जा रहा है। वो डैम बनता है, टूट जाता है, सैलाब आते हैं, टूट जाता है। एक तो इस्लामाबाद का बहुत बड़ा डैम है, ये नहीं, एक और डैम है जो वहां पे बन रहा है, बनता है, टूटता है, इस तरह का एक डैम है। तो वहां पे मेरी ड्यूटी लग गई और अभी वहाँ पे बिजली का एहतमाम भी नहीं था। ये उन दिनों की बात है 2019 में जब ये बनना शुरू हुआ था। लाइट वगैरह भी नहीं थी, मशीनरी वगैरह वहाँ पे होती थी, डाले होते थे, ट्रैक्टर होते थे और बाकी मशीनरी सारी वहीं पे होती थी। तो वहीं पे लोग चाहिए होते थे कि जो काम जब शाम को बंद हो जाता था, लाइट तो नहीं होती थी, जैसे ही अंधेरा शुरू होने लगता था काम को रोक दिया जाता, मशीनरी वगैरह वहीं पे खड़ी कर दी जाती और वो लोग चले जाते। और मैं और एक और जो मुंशी कह लीजिए, वहीं पे हम दोनों होते। वो मुझसे सीनियर था और उसके बाद मैं था। तो हम दोनों रात को वहीं पे ड्यूटी देते। अब वो एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक उन्होंने लफ्ज जंगल यूज किया है। जंगल का मतलब होता है हमारे लफ्जों में, हम जंगल उसको कहते हैं जहां पे वीराना हो, कुछ भी ना हो। एक तो जंगल है जहां पे दरख्त ही दरख्त होते हैं, एक हम जंगल कह देते हैं इस सेंस में। वीडियो में भी आपको कहते नजर आएंगे, ये देखिए ये जंगल है। जंगल से मुराद उनका है, वो पठान है, कि वीराना ही वीराना है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो ऐसी जगहों पे डर लगता होता है। अमेरिका में ऐसे जंगल या ऐसे वीराने बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे वीरानों में मैंने रातों को जाके बैठा हूं और बहुत कुछ महसूस किया है। यहाँ पे क्लियर बहुत कुछ महसूस होता है। सर्दियों की एक रात थी, हम दोनों एक कमरा जो आज भी मौजूद है, जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं आगे, उस कमरे के अंदर दोनों बैठे हुए थे। लाइट नहीं थी, रोशनी का उन्होंने बताया नहीं, कोई एहतमाम करते होंगे, टॉर्च वगैरह होती होगी उनके पास। तो जो मुंशी था वो उठा, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था और वो चलता हुआ बाहर गया। वो कहीं छोटे पेशाब के लिए गया था। अब वो जंगल था, वीराना ही वीराना था, कोई प्रॉपर इस तरह का उस वक्त वॉशरूम भी उनका नहीं बना हुआ था, कहीं पे भी जाके वो इस तरह छोटा पेशाब कर लेते थे। तो थोड़ी ही देर के बाद वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस अंदाज में, पहले तो आराम से चलता हुआ गया और फिर दौड़ता हुआ अंदर आया। और जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी सांस फूली हुई थी और वो दौड़ता हुआ आया था और लंबे लंबे सांस लेता हुआ मुझसे बोला, तूने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं एकदम से उठ के बैठ गया, उसको देख के इस तरह परेशान भी हुआ कि क्या हुआ है, सब खैरियत है। वो फिर से बोला उसी तरह लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता हुआ कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा जी मैंने आपको क्यों थप्पड़ मारा है, मैं तो इधर लेटा हुआ हूं और मैं आपको थप्पड़ क्यों मारूंगा, क्या हुआ है, मुझे बात तो बताओ। तो वो कुछ देर नॉर्मल होने मिली, मैंने उसको बिठा दिया, वो बैठा और कुछ देर सांस लेता रहा। जब उसकी सांस बहाल हुई तो उसके बाद वो बोला कि मुझे छोटा पेशाब आया था, मैं उठ के गया हूं बाहर सुसु करने के लिए और मैं अभी कमरे से थोड़ी ही दूर गया हूं तो मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो मैंने रुक गया हूं और पीछे मुड़ के देखा है कि कौन आया है। वो यकीनन आप ही हो सकते हो, और तो कोई है नहीं जो मेरे पीछे आएगा। तो मैंने देखा पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा। मैं अभी 4 कदम ही आगे चला हूंगा, गिनती के 4 कदम, 1 2 3 4। जैसे ही चौथा कदम रखा है पीछे से फिर से कदमों की आवाज आना शुरू हो गई है। मेरे पीछे कोई आ रहा था और जैसे ही मुझे कदमों की आवाज आई है मैं उसी वक्त मुड़ने लगा हूं तो मेरी कमर पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है। जैसे ही मेरी कमर पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है मैं तेजी के साथ मुड़ गया हूं कि तुम्हें पकड़ सकूं कि यार ये सदाम ने क्या हरकत की है। और एक दौड़ने की आवाज आई है। इतनी तेजी से कोई दौड़ा है कि वो थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा था कि मैं उसी कमर पे हाथ रख के सहलाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से मारा गया था कि मैं सहलाना शुरू कर दिया। दौड़ने की आवाज तो मैंने सुन ली थी कि अभी इससे जाके पूछता हूं कि यार ये क्या हरकत करके गया है।
तो उसके बाद जब मैंने सहला लिया तो मैं दौड़ता हुआ तेरे तक पहुंचा और तुझसे पूछने के लिए कि यार तूने क्या हरकत किया। तो मैंने उससे कहा, जी मैं भाग के आया होता, दौड़ के आया होता तो मेरा भी सांस फूला होता और मैं कुछ तो महसूस होता कि अभी ये बंदा भाग के आया है, इसकी आवाज़ से महसूस होता। आप कह रहे हैं भाग के आया है, मैं तो यहाँ पे लेटा हूँ और मेरी आवाज़ तो बिल्कुल रिलैक्स है। भागा होता तो मेरा भी सांस चढ़ा होता। आप जितनी दूर से आप भाग के आए हैं तो मैंने भी तो उतनी ही दूर से भाग के आना था, तो मेरा भी आपकी तरह इतना सांस चढ़ा होना था। जिस तरह आप फौरन आए हैं, आते ही मुझसे बात की है, आपको सांस चढ़ा हुआ है, तो मेरा भी चढ़ा हुआ होता सांस। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स था। तो उसको यकीन आ गया कि हाँ इसकी बात तो ठीक है, ये तो बिल्कुल रिलैक्स था। अगर ये भी मेरी तरह भाग के आया होता, वरना उसका पहला पूरा यकीन उसको यही था कि ये मैंने किया है। लेकिन इस बात पे वो कायल हो गया कि हाँ तुम्हारा सांस तो नहीं चढ़ा हुआ था, अगर तुम भी भाग के आए हो, मैंने भागने की आवाज़ सुनी थी। खैर ये एक नॉर्मल सी बात थी, हम थोड़े से वो परेशान हुए लेकिन रिलैक्स हो गए। कुछ दिनों के बाद एक लेबर का लड़का जो रात को वहीं उसी कमरे में काम करते करते लेट हो गया और वो उसी कमरे में सोने के लिए लेट गया हमारे साथ। वो लेटा हुआ था कि उसको रात को सुसु की हाजत हुई और हम भी वहां पे सोए हुए थे। वो आराम से उठा और चलता हुआ बाहर गया। हम उस वक्त जब गहरी नींद में थे, उस शोर की वजह से जाग गए जो उस लड़के के चीखने चिल्लाने का शोर था, और वो दूर दूर से शोर करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ, भागता हुआ इस कमरे की तरफ आ रहा था। मेरी भी आंख खुल गई, मुंशी जो सोया था उसकी भी आंख खुल गई। हम दोनों उठ के बैठ गए कि यार लड़का चीख रहा है, बाहर से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, क्या हुआ है। हम भी जल्दी से खड़े हो गए, अपनी जगहों से उठ के बैठ गए। इससे पहले कि हम बाहर की तरफ जाते, वो दौड़ता दौड़ता अंदर कमरे में आया और नीचे आके जमीन पे गिर सा गया। उसकी बहुत बुरी हालत थी। हमने जल्दी से उसको संभाला और उसको कवर करने के लिए क्या हुआ। अभी तक वो हवास बाख्ता था, शदीद खौफजदा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हमें काफ़ी देर लगी उसको नॉर्मल करने में। जब वो काफ़ी बेहतर हो गया तो हमने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश हो गई है। हमने कहा क्या मतलब। वो कहता है कि मैं सुसु के लिए, छोटे पेशाब के लिए उठा हूँ, आप लोग सो रहे थे और मैं चलता हुआ बाहर गया हूँ, वो फलां जगह पे मैं जाके बैठा हूँ और मैंने अभी पेशाब शुरू ही किया था कि मुझे थप्पड़ पड़ा है कमर पे बड़ी ज़ोर का, और मैंने मुड़ के देखा है तो मेरी गाल पे थप्पड़ पड़ा है, मैंने गाल पे हाथ रखा है तो दूसरे गाल पे थप्पड़ पड़ा है और फिर थप्पड़ों की बारिश हो गई है। मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसकी हालत अजीब सी थी। मतलब वो दरमियान में भागा था तो समझ सकते हैं कि उसकी हालत कपड़ों की क्या होगी। हमने उसको कवर किया, बेहतर किया, लेकिन उसके वजूद के ऊपर बाकायदा थप्पड़ों के निशान थे। जैसे इंसान किसी को थप्पड़ मारता है, अंगूठा नहीं था, 4 उंगलियां, जहां जहां पे थप्पड़ थे 4 उंगलियां। पीछे भी किसी को ने उसको थप्पड़ कमर पे मारा था तो अंगूठा भी छपना चाहिए था, अंगूठा नहीं था, 4 उंगलियां। वो निशान इस अंदाज के थे जैसे जोर से अगर थप्पड़ पड़ जाए तो वो ऐसा लाल सुर्ख हो जाता है, ऐसी उसकी कमर पे, गालों पे थप्पड़ों के निशान थे, 4 उंगलियों के, अंगूठा नहीं था। और जब उसने कहा कि मुझे पहला थप्पड़ पड़ा, मैंने मुड़ के देखा, उसी वक्त जब मेरी गाल पे पड़ा, दूसरी गाल पे पड़ा, तो कोई भी वहां पे नहीं था, मैं अकेला था। और उस वक्त जब मैं उठ के भागने लगा हूं तो फिर मुसलसल पीछे से जब मुझे थप्पड़ पड़ रहे थे, मुझे नजर कोई नहीं आया, लेकिन मुसलसल मुझे थप्पड़ मारे गए हैं। खैर वो रात सारी डरा रहा, हम उसके साथ बैठे रहे और दूसरे हम दोनों को भी अंदाज़ा हो गया, उस सवाल का जवाब भी मिल गया जो मुंशी ने मुझसे कहा था कि यार तूने मारा है, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं यार मैंने नहीं मारा। आज सवाल का जवाब मिल गया था कि थप्पड़ों की जो बारिश हुई है तो इसका मतलब है मुंशी को तो एक थप्पड़ पड़ा था, इसको तो बारिश कर दी गई थी। जैसे कैसे उसने रात गुजारी और अगले ही दिन वो किसी पीर के पास गया दम करवाने के लिए, आमिल के पास, किसी के पास भी जो गया, तो उसने उसको बताया, क्योंकि अगले दिन वो लड़का आ गया, उसने कहा मेरे बाप की भी तौबा, मैं यहाँ काम ही नहीं करूँगा। हमने कहा यार तू दिन को कर लिया कर, रात को ना कर। उसने कहा मैंने करना ही नहीं है, क्योंकि उसको, उस मौलवी ने या जो भी आमिल था, जो भी उसने बताया था कि तू जिस जगह पे पेशाब करने के लिए बैठा था उस जगह पे जिन्नात के बच्चे थे, और तो खुशकिस्मत है तू बच इसलिए गया है कि सिर्फ तुझे थप्पड़ पड़े हैं, वरना तेरी जान भी जा सकती थी, वो तुझे जान से भी मार सकते थे, क्योंकि
वहाँ पे जिन मौजूद नहीं था, उसके सिर्फ ये छोटे बच्चे थे जिन्होंने तेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश की है, और उनके ऊपर छींटे भी नहीं गए तेरे सुसु के। अगर कहीं छींटे चले जाते तो तेरी खैर नहीं थी, फिर ये तुझे हो सकता है तेरे अंदर चले जाते, तेरे वजूद पे कब्जा कर लेते, तुझे जान से मार देते, हाथ टांग बाजू तोड़ देते, आंख निकाल देते, आंख फोड़ देते। लेकिन बच गए वो, और बच्चे थे, उन्होंने तुझे थप्पड़ मारे हैं और वो वहीं पे आबाद हैं। तो वो बताने आया कि मैं जा रहा हूं, मैं यहां काम नहीं कर सकता, यहां पे जिन्नात हैं। और वो फिर काम छोड़ के चला गया। अब वहां पे सिर्फ 2 लोग ही होते थे। वो जो मुंशी था उसने मैं अगर गलती नहीं कर रहा, एक वाकया जो उन्होंने मुंशी से, अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद फिर से वो कहते हैं मैं और मुंशी, क्योंकि एक मुंशी जो था वो छोड़ के, इसी वजह से थप्पड़ वाली बात जब उसको पता लगी थी, वो छोड़ के चला गया था। वो कहते हैं सर्दियों की एक रात थी, हम दोनों बाहर बैठे थे। कमरे में तो आग नहीं लगा सकते, वो आप कमरा देखेंगे उसमें आग जलाने की जगह नहीं थी। वो सीमेंट का एक कहते हुए बना हुआ था, उसके अंदर हम आग जलाते थे। तो हम दोनों बाहर आके बैठे, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। दोनों ये नहीं फैसला किया कि यार जितनी ठंड है ना, अंदर तो इतनी कमरे में ठंड पड़ रही है, बैठना बहुत, इस्लामाबाद की ठंड वैसे भी बड़ी कमाल किस्म की होती है कि कमरे में तो वैसे ही बैठना बहुत अजाब है। इसका एक ही हल है कि भाई बाहर आग लगाते हैं और आग के करीब बैठते हैं तो बंदोबस्त होगा, वरना बड़ा मुश्किल है। हम दोनों ने वहाँ पे बैठ के आग जलाई, और आग जला के वो कहते हैं हम उन दिनों में, आपकी 2020 की बात करें, कहानियाँ सुनते थे। मैं आपकी कहानियाँ सुनने का आदी था, पहले राज प्रोग्राम देखता था, फिर कहानियाँ आ गई, स्टोरीज आ गई, फिर मैं आपकी स्टोरियाँ सुनता था। और वो कहते हैं हमने आग जलाई और आपकी स्टोरी में स्पीकर पे लगा देता था। उस वक्त वो कहते हैं एक बहन थी नायला, गुजरांवाला से उन्होंने कहानी भेजी थी, पहली कहानी थी, मुझे भी याद है। मैं ऑफ कैमरा स्टोरी थी, जो कैमरे के पीछे हमारे वाकयात होते थे वो सुनाता था कि आपने इन्वेस्टिगेशन में तो वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में ये वाकया हुआ था, उसकी रीज़न ये थी, वो मैं कहानियाँ सुनाता था। तो उन्होंने पहली कहानी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी भेज दी थी, नायला हमारी बहन ने, गुजरांवाला से। वो और उनके भाई जब छोटे थे तो जिन उनको एक सुराख में लेके जाता था और उनको एक तेला देता था, और वो कहती थी तेला वे तेला, हमें ये चीज़ दे दे। बहुत सारे लोगों को स्टोरी याद होगी। तो उनको टॉफ़ियाँ मिल जाती थी, उसको तेला, वो जो उस दौर की कोई करेंसी थी उसको तेला वो बोलते थे, प्योर पंजाबी में उनकी कहानी थी। तो उन्होंने लिखा है कि सर्दियों की रात थी और मैं और मुंशी स्पीकर ऑन करके वही तेला व तेला वाली पहली आपकी कहानी थी, जिन दिनों में वो कहानी आई थी उन्हीं दिनों की वो बात है। वो दोनों कहानी सुन रहे थे। वहाँ पे ट्रैक्टर, डाले, मशीनरी जो काम करते थे उस टाइम पे वो सारे खड़े हुए थे, और हम कहानी में सुनने में ऐसे महव थे। आग की एक आवाज़ थी, और आग की आवाज़ के अलावा एक जो शोर पैदा करती है आग, इसी तरह का एक आग का शोर था, और हर तरफ खामोशी थी। मशीनरी थी वो बंद खड़ी हुई थी, और एक वीराना सा था। उस वीराने में आप सोचिए, जहाँ पे एक शदीद ठंड हो और आप आग के इर्द गिर्द बैठे, हाथ से सर्दी का महसूस करते हुए आग की तपिश को महसूस कर रहे हैं, और वहीं पे एक स्टोरी सुन रहे हों, हॉरर स्टोरी, जहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, कहीं पे रुकता कोई नहीं था, क्योंकि उस लड़के के वाक़ये के बाद मशहूर हो चुका था रात को यहाँ पे जिन्नात के वाक़यात होते हैं, तो कोई भी नहीं रुकता था, सिर्फ मैं और मुंशी थे। तो वहीं पे हम वो आपकी स्टोरी सुन रहे हैं कि स्टोरी सुनते सुनते हम दोनों उस अंदाज में पहुँचे हुए थे कि स्टोरी का हम हिस्सा हैं, क्योंकि आप इस तरह कहानी सुनाते हैं कि हम अपने आप को लगता है उस स्टोरी के बीच में मौजूद पा रहे हैं, हम भी उस कहानी के बीच में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं। तो पहला एक छोटा सा पत्थर आके हमारे करीब गिरा। हम इतना कहानी सुनने में मस्त थे कि मेरी निगाह गई पत्थर की तरफ। छोटा सा पत्थर था, आके पास गिरा, लेकिन मैं ऐसा कहानी में डूबा हुआ था, मुझे लगा शायद ये पत्थर कहानी के अंदर ही आके गिरा है। यानी मैं इतना महव था कहानी सुनने में कि मैं उस कहानी के अंदर हूं। तो वो तेला ही तेला वाली कहानी है, वो जाते हैं बच्चे ये वो, तो पत्थर मुझे लगा कि कहानी के अंदर आके गिरा है, और मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और कहानी सुनने में हम दोनों लगे रहे।
लेकिन जिन्होंने पत्थर मारा था शायद वो हमें मुतवज्जो करना चाहते थे, अपना एहसास दिलाना चाहते थे। लेकिन मुंशी तो खोया हुआ था कहानी में, स्पीकर पे जो कहानी चल रही थी। मैं भी ऐसा खोया हुआ था कि उस पत्थर पे तवज्जो ना गई। उसी लम्हे एक बड़ा सा पत्थर उठा के, जो हमारे साथ ट्रैक्टर खड़ा था बिल्कुल हमारे करीब, उस पे इतना बड़ा जोर से पत्थर मारा गया कि उस पत्थर के ट्रैक्टर पे लगते ही इतनी ऊंची आवाज पैदा हुई कि हम दोनों का शदीद झटका निकल गया।